गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, ऑल ऑफ यू। एक बार फिर से महात्मा जी हिस्ट्री 90 चैनल में आप लोगों का स्वागत है। तो देखिए, आज से स्टार्ट कर रहे हैं इंटरमीडिएट की केमिस्ट्री, जिसका टॉपिक है चैप्टर 3 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, वैद्युत रसायन। देखिएगा, ये जो टॉपिक है बहुत मज़ेदार टॉपिक है, रुचिकर टॉपिक है। बने रहिएगा मेरे साथ वीडियो के लास्ट तक। इस चैप्टर का इस वीडियो में 40% आपका समाप्त हो जाएगा। बहुत ही रुचिकर टॉपिक है, बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो ये है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। देखिए मेरे भाई, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, इसका इलेक्ट्रो का मतलब होता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, एंड केमिस्ट्री का मतलब है केमिकल एनर्जी, केमिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हिंदी में बोलते हैं वैद्युत ऊर्जा, वैद्युत ऊर्जा, एंड केमिकल एनर्जी को रासायनिक ऊर्जा, ऊर्जा। देखिएगा, इलेक्ट्रो का मतलब है इलेक्ट्रिकल एनर्जी, एंड केमिस्ट्री का मतलब है केमिकल एनर्जी। तो इसके रिलेटेड से वैद्युत ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में और रासायनिक ऊर्जा का वैद्युत ऊर्जा में परस्पर संबंध का जिस शाखा के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है, उस शाखा को वैद्युत रसायन कहते हैं। यानी रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत रासायनिक ऊर्जा और वैद्युत ऊर्जा के परस्पर संबंध का अध्ययन किया जाता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? वैद्युत रसायन कहते हैं। क्लियर? अब बात यह है कि वैद्युत रसायन के अंतर्गत हम लोग सेल के बारे में अध्ययन करते हैं। तो पहले नंबर पे हम लोग जानते हैं सेल। देखिएगा, सेल क्या होता है। सेल एक प्रकार की एक ऐसी युक्ति है जिसमें दो इलेक्ट्रोड किसी एक ही विलयन में या किसी प्रकार एक दूसरे से जुड़े हुए दो भिन्न विलयनों में रखे होते हैं, तो वह सिस्टम, वह निकाय क्या कहलाता है? सेल कहलाता है। फिर से जो सेल होता है ना, उस सेल को में दो इलेक्ट्रोड होते हैं। वह दोनों इलेक्ट्रोड या तो किसी एक ही विलयन में या किसी प्रकार एक दूसरे से अलग अलग भिन्न भिन्न प्रकार के विलयनों में रखे होते हैं। तो ऐसे सिस्टम जो निकाय बने होते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं? सेल कहते हैं। अब मेरे भाई, सेल की बात आती है तो सेल दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। देखिएगा, एक होता है रासायनिक सेल, और दूसरा होता है वैद्युत अपघटनी सेल, वैद्युत अपघटनी सेल। देखिएगा, रासायनिक सेल यह एक प्रकार की ऐसी सेल है जिसमें कुछ केमिकल रिएक्शंस कराए जाते हैं, और उस केमिकल रिएक्शन के माध्यम से हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्राप्त होती है। तो उस सेल को हम लोग क्या कहते हैं? रासायनिक सेल। यानी यह एक ऐसा सेल है जिसमें रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। तो वह सेल क्या कहलाता है? रासायनिक सेल कहलाता है। रासायनिक सेल का सर्वप्रथम अध्ययन इटली के वैज्ञानिक गैल्वेनी और वोल्टा ने किए थे। इसलिए इस सेल को हम लोग गैल्वेनी सेल
या बोल्टीय सेल के नाम से भी जानते हैं। बोल्टीय सेल के नाम से भी जानते हैं। इस सेल का एक प्रमुख एग्जाम्पल है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, डेनियल सेल। इस सेल के अंदर क्या होता है, यह एक ऐसा सेल है जिसमें रासायनिक ऊर्जा को किसमें चेंज किया जाता है, वैद्युत ऊर्जा में। और वैद्युत अपघटनी सेल जो होता है, इसमें हम बाहर से क्या करते हैं, एनर्जी देते हैं और इसमें कुछ रिएक्शंस होती हैं, केमिकल्स। तो ये इस प्रकार के सेल को हम लोग क्या कहते हैं, वैद्युत अपघटनी सेल। यानी यह एक ऐसा सेल है जिसमें वैद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदला जाता है। तो इस प्रकार के सेल को हम लोग क्या कहते हैं, वैद्युत अपघटनी सेल। इसका कोई एक एग्जाम्पल है बैटरी। बैटरी जो होती है ना, उसे हम लोग क्या करते हैं, बाहर से एनर्जी देते हैं, यानी उसको चार्जिंग करते हैं, तब उसमें कुछ केमिकल्स रिएक्शन होती है। क्लियर हुआ? तो जान गए इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या होती है। रासायनिक ऊर्जा और विद्युत ऊर्जा के परस्पर संबंध का अध्ययन जिस शाखा के अंदर किया जाता है, उस शाखा का नाम है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, वैद्युत रसायन। और वैद्युत रसायन के अंतर्गत हम लोग सेल के बारे में अध्ययन करते हैं। तो सेल क्या होता है, सेल एक ऐसी युक्ति है जिसमें दो इलेक्ट्रोड किसी एक ही विलयन में या किसी प्रकार एक दूसरे से जुड़े हुए दो भिन्न विलयनों में रखे होते हैं। तो उस सेल को क्या कहते हैं, सेल कहलाता है। क्लियर हुआ? उस निकाय को सेल कहते हैं। अब जो होता है, सेल दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन? एक होता है रासायनिक सेल और दूसरा होता है वैद्युत अपघटनी सेल। तो रासायनिक सेल में क्या होता है, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है, तो उस सेल को रासायनिक सेल। और वैद्युत अपघटनी सेल का मतलब कि वैद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में कन्वर्ट किया जाता है, तो इस सेल को हम लोग क्या कहते हैं, वैद्युत अपघटनी सेल। अब देखिएगा, इसमें अब हम लोगों को सबसे सुपरिचित एग्जाम्पल मिला है रासायनिक सेल या गैल्वेनी सेल या बोल्टीय सेल का एक एग्जाम्पल डेनियल सेल। तो अध्ययन करेंगे डेनियल सेल के बारे में। हेडिंग बनाइए, डेनियल सेल। देखिए डेनियल सेल क्या होता है, यह इस सेल को बनाने के लिए हमें दो इलेक्ट्रोड की आवश्यकता होती है। तो इन इलेक्ट्रोडों में एक इलेक्ट्रोड हम किसका लेते हैं, जिंक की छड़ लेते हैं और उसे जिंक के ही विलयन में डाल देते हैं। और दूसरे इलेक्ट्रोड के लिए कॉपर की छड़ लेते हैं और कॉपर के ही सब के विलयन में डाल देते हैं। अब बात ये रही कि जिंक का विलयन क्या लेंगे, तो जिंक का विलयन जिंक सल्फेट और कॉपर का विलयन कॉपर सल्फेट, और दोनों छड़ों को एक अलग अलग विलयन में डाल देते हैं और उस विलयनों को एक लवण सेतु के माध्यम से जोड़ देते हैं। उस लवण सेतु में पोटेशियम क्लोराइड भरी रहती है, जिससे वह परिपथ पूर्ण होता है और वो बैटरी या सेल आपको काम में आने लगते हैं। तो चलिए इसकी संरचना देखते हैं। हमने बताया सेल को बनाने के लिए इलेक्ट्रोड की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है, इलेक्ट्रोड की। इलेक्ट्रोड, और किसी भी सेल में इलेक्ट्रोड दो होते हैं। एक होता है एनोड और दूसरा होता है कैथोड। अब बात यह है, एनोड और कैथोड के लिए हम एक कॉन्सेप्ट बताते हैं, उसे थोड़ा तैयार रखेंगे। देखिएगा, इसके लिए एक कॉन्सेप्ट है लोन, LOAN, समझिएगा, लोन, LOAN। L फॉर लेफ्ट, L फॉर लेफ्ट, लेफ्ट का मतलब बायां पक्ष,
यही ना। O फॉर ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन को हिंदी में बोलते हैं ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण में जो होता है इलेक्ट्रॉन का दान करना, तो लिख देते हैं इलेक्ट्रॉन का दान, इलेक्ट्रॉन का दान करना। ए फॉर जो होता है क्या होता है, एनोड, एनोड को हिंदी में भी बोलते हैं और इंग्लिश भी इसका एनोड नाम है। एन फॉर निगेटिव, 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 निगेटिव का मतलब ऋणात्मक। याद हुआ। लोन का हमने एक लोन कॉन्सेप्ट लिया जिसमें एल फॉर लेफ्ट बायां पक्ष और ओ फॉर ऑक्सीडेशन ऑक्सीकरण, जिसमें इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, दान किया जाता है। ए फॉर एनोड, एनोड का मतलब ये किस पे रहेगा, बायां पक्ष पे, लेफ्ट पे रहेगा। एंड एन फॉर नेगेटिव, करेक्ट। अब इसी का एक व्युत्क्रम लेते हैं, क्या लेफ्ट है ना, तो लेफ्ट का व्युत्क्रम क्या होता है, राइट। लेफ्ट का व्युत्क्रम राइट, राइट को किससे डिनोट करेंगे, आर से, क्लियर। और ऑक्सीडेशन ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण का व्युत्क्रम क्या होता है, रिडक्शन, अपचयन। तो ये क्या हो जाएगा, रिडक्शन, रिडक्शन का मतलब अपचयन। अपचयन, इसमें क्या होता, इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करना। तो इसमें लिख लेते हैं इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने की प्रवृत्ति, ग्रहण करने की प्रवृत्ति। करेक्ट। एंड एनोड, एनोड का व्युत्क्रम क्या होता है, कैथोड। तो कैथोड, कैथोड को सी से डिनोट करेंगे, ये है आपका कैथोड। और एन फॉर निगेटिव, निगेटिव का व्युत्क्रम पॉजिटिव, पॉजिटिव, पॉजिटिव को प्लस से डिनोट करते हैं, वी फॉर। तो इतना कॉन्सेप्ट है, देखिएगा हमने क्या लिया, एक लोन कॉन्सेप्ट लिया। लोन कॉन्सेप्ट में एल फॉर लेफ्ट, ओ फॉर ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन का मतलब ऑक्सीकरण, जिसमें इलेक्ट्रॉन के दान करने की प्रवृत्ति होती है। एंड ए फॉर एनोड, एंड एन फॉर नेगेटिव, नेगेटिव का मतलब नकारात्मक। एंड इसी का अपोजिट हमने लिया, लेफ्ट का अपोजिट राइट, एंड ऑक्सीडेशन का अपोजिट रिडक्शन। और जब रिडक्शन होगा तो इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने की प्रवृत्ति होती है। एंड एनोड, एनोड का अपोजिट कैथोड, एंड नेगेटिव का अपोजिट तो पॉजिटिव। क्लियर, इतना कॉन्सेप्ट तैयार रखेंगे। अब बात यह है कि हमें सेल की संरचना बनानी है, तो सेल बनाने के लिए 2 इलेक्ट्रोड लेना है, यानी 2 छड़ की आवश्यकता है। तो 2 छड़ किसकी लेती हैं, जो हमें पसंद है उसे जिंक और कॉपर का लेते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, Zn जिंक कॉपर, जिंक कॉपर हमें आसानी से मिल जाएगी मार्केट में। क्लियर। देखिएगा जो जिंक होता है ये अधिक अभिक्रियाशील है, अधिक अभिक्रियाशील है अपेक्षा कॉपर की, इसलिए इसमें इलेक्ट्रॉन को दान करने की प्रवृत्ति होगी। कब, जब कॉपर इसके सामने आएगा तब इलेक्ट्रॉन के दान करेगा, इलेक्ट्रॉन का दान करेगा। देखिएगा इसमें जिंक जो है अधिक अभिक्रियाशील है कॉपर की अपेक्षा,
तो इसमें क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का दान होगा। जैसे दो बंदा होते हैं तो इसमें एक अधिक अभिक्रियाशील है जिसमें इलेक्ट्रॉन के त्यागने की प्रवृत्ति है, तो मजबूरन सामने वाले को इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करना पड़ेगा। तो इसमें क्या हुआ, जिंक जो है इलेक्ट्रॉन का दान करेगा तो कॉपर क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा। अब जरा देखिएगा, जिंक अधिक अभिक्रियाशील होने के कारण इलेक्ट्रॉन का क्या कर रहा है, दान कर रहा है। तो इलेक्ट्रॉन का दान कौन कर रहा है, जिंक। तो ये क्या कहलाएगा, ऑक्सीकरण की क्रिया। और ऑक्सीकरण की क्रिया किस पर होती है, लेफ्ट पे। क्लियर। तो इससे हमें स्पष्ट होता है कि जो जिंक की छड़ लेंगे और जिंक का इलेक्ट्रोड बनाएंगे तो उसको किधर रखेंगे, लेफ्ट में। तो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने वाला जो होगा इलेक्ट्रोड, उसे हम लोग किस पे रखेंगे, राइट पे। करेक्ट। तो चलिए देखिए, हमने क्या किया, एक पात्र ले लिया इलेक्ट्रोड बनाने के लिए। तो आपको मालूम है कि एक छड़ लेते हैं धातु का और उसी धातु के विलयन में उस छड़ को क्या करते हैं, डुबो देते हैं। तो हमने क्या लिया है, जिंक। जिंक की एक छड़ लिया और उसे क्या किए, उसी धातु के विलयन में इसे डाल दिया। अब ध्यान से देखेंगे, ये क्या है, जिंक की छड़, Zn की छड़। क्लियर। अब इस किस विलयन में इसे डाला गया, हमें जो जिंक का विलयन पसंद है उसे लेते हैं जिंक सल्फेट, ZnSO4। करेक्ट। और राइट पे किसको लेंगे, एक पात्र बना लेते हैं और राइट पे ले लिए कैथोड को, कॉपर को। तो देखिएगा, ये कॉपर की छड़ है। और इसमें किसका विलयन पढ़ेंगे, जिस धातु की छड़ होती है उसी धातु का विलयन लेते हैं। तो ये कॉपर धातु की छड़ है, तो कौन सा विलयन रहेगा, कॉपर सल्फेट का। अब आपने देखे, ये जिंक को लेफ्ट पे ले लिया और कैथोड को राइट पे ले लिया। ये किसकी छड़ है, कैथोड की, कॉपर की। अब ध्यान से देखिएगा, इसे क्या करते हैं, जिंक का काम है इलेक्ट्रॉन को त्यागना, तो कॉपर क्या करेगा, मजबूरन इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा। तो देखिएगा, यहाँ से जिंक इलेक्ट्रॉन का दान करता है। तो इसे एक वायर के माध्यम से गैल्वेनोमीटर की सहायता से इसे क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं। गैल्वेनोमीटर जो होता है, इसकी शून्य विक्षेप पे सुई सीधी रहती है। क्लियर। गैल्वेनोमीटर का काम है धारा को मेजरमेंट करना, यानी इस वायर में थोड़ा सा भी करंट फ्लो होगा, विक्षेप होगा, तो ये गैल्वेनोमीटर मेजरमेंट करके उसे बताएगी। गैल्वेनोमीटर। तो क्या आप तो ये देख लिए कि जिंक की छड़ है और ये किसकी है, कॉपर का। आपने बताया जिंक जो है इलेक्ट्रॉन का क्या करेगा, दान करेगा। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे और यहाँ पे आएंगे, तो क्या इस गैल्वेनोमीटर में धारा प्रवाहित होगी, सोचिए। नहीं, इसमें धारा अभी प्रवाहित नहीं होगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह का परिपथ अभी बंद नहीं है। जब परिपथ बंद नहीं होता है तो उसमें धारा प्रवाहित नहीं होती है। तब फिर क्या करते हैं, आगे की बात देखिएगा। इसे हम लोग एक सेतु से दोनों विलयनों को जोड़ देते हैं।
जब तक परिपथ पूरा नहीं होगा तब तक धारा प्रवाहित नहीं होगी। तो इस परिपथ को पूरा करने के लिए एक लवण सेतु लाते हैं, जिसे इसको ऐड कर देते हैं दोनों विलयनों को। देखिएगा ये दोनों विलयन ले लिए और इन दोनों विलयनों में हमने क्या किया, एक लवण सेतु से इसे ऐड कर दिया। ये लवण सेतु जो होती है यू आकार के टाइप की होती है, जिसमें क्या भरा रहता है, पोटेशियम क्लोराइड का विलयन भरा रहता है। इसमें क्या भरा है, पोटेशियम क्लोराइड का विलयन भरा है। क्लियर। और इस सेतु में देखिएगा इसके सिरों पर एक जेल भरी रहती है। क्या भरी रहती है, जेल नामक पदार्थ भरा रहता है। ये जिस जेल का उत्तम बड़ाई नाम है अगर अगर जेल। अगर अगर जेल। अब सोचिए, यहाँ से जिंक इलेक्ट्रॉन का दान करेगा और कॉपर इसको ग्रहण करेगा, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन चल करके कहाँ गए, ऐसे कॉपर के पास जाते हैं और कॉपर इसे ग्रहण करता है। तो अब बताइए क्या इसमें धारा प्रवाहित होगी। तो यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन इस विलयन में आएगा और विलयन से फिर इसमें चला आएगा, यानी अब इलेक्ट्रॉनों का परिपथ पूर्ण हो गया तो धारा प्रवाहित हो सकती है। क्लियर हुआ। अब जरा ध्यान से देखिएगा कैसे इसमें इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होता है और किस प्रकार से होता है और कैसे इसमें धारा प्रवाहित होती है। तो ये देखिएगा यहाँ पे जिंक है ना, जिंक की छड़ है, तो जिंक की छड़ ये क्या है, सॉलिड है। सॉलिड है तो जब ये इलेक्ट्रॉन का दान करता है, तो इलेक्ट्रॉन का दान करने का मतलब कि आप इसको जानते हैं, जिंक एक ऐसी प्रवृत्ति की है कि ये 2 इलेक्ट्रॉन का दान करता है। क्लियर। तो यहाँ पे देखेंगे जो जिंक क्या है, इसमें सॉलिड की अवस्था में था ना, अब ये क्या किया, 2 इलेक्ट्रॉन का दान किया। जब 2 इलेक्ट्रॉन का दान करेगा तो क्या बन जाएगा, जिंक पे 2 का पॉजिटिव आ जाएगा और यहाँ पे अपने आप को क्या बन जाएगा, एक्वस सॉल्यूशन बन जाएगा, एक्वस जलीय विलयन बन जाएगा और ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाएगा। समझिए जब जिंक 2 इलेक्ट्रॉन का दान करेगा तो ये क्या बन जाएगा, जिंक पे 2 पॉजिटिव आ जाएगा, अर्थात ये एक्वस बन जाएगा। तो इस सिचुएशंस में ये जिंक जो है 2 इलेक्ट्रॉन का दान किया, जब 2 इलेक्ट्रॉन का ये दान किया तो इलेक्ट्रॉन तो ऊपर गया 2 इलेक्ट्रॉन, लेकिन ये जो किस में चेंज हुआ है, Zn आयंस में, तो किस में आ जाएगा, इसके विलयन में आ जाएगा, Zn पे 2 पॉजिटिव। क्लियर। अब बात यह है कि इलेक्ट्रॉन तो यहाँ पे आए, लेकिन इन इलेक्ट्रॉनों का स्वागत कौन करेगा, बताइए सोचिए। तो क्या ये कॉपर तो धातु है, तो धातु कभी इलेक्ट्रॉन को ग्रहण नहीं करता है, तो फिर इनका स्वागत कौन करेगा। एक बात देखेंगे, इस विलयन में क्या है, कॉपर सल्फेट का है। क्लियर। तो आप जानते हैं जब कॉपर सल्फेट का विलयन है तो इसमें कॉपर पे 2 आयंस है और सल्फेट पर 2 ऋण आयंस है ना। तो कॉपर आयन जो होता है ये जाता है इलेक्ट्रॉनों का स्वागत करने के लिए। क्लियर। तो जब ये कॉपर सल्फेट अपने आयनों में टूटते हैं तो कॉपर जाता है इलेक्ट्रॉन का क्या करने के लिए, स्वागत करने के लिए। तो यहाँ से कॉपर ऊपर जाएगा और ये क्या बच जाएगा, सल्फेट आयन, SO4 आयन। मतलब कॉपर सल्फेट का विलयन है ना, तो कॉपर आयन जो होगा वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉनों के पास जाएगा इनका स्वागत करने के लिए, इनको ग्रहण करने के लिए, और इसमें क्या बच जाएगा, सल्फेट आयन।
करेक्ट हुआ। तो यहाँ पे देखिएगा जो कॉपर आयन है ये गया 2 इलेक्ट्रॉनों को स्वागत किया और किस में चेंज हो गया, कॉपर सॉलिड में। हो गया ना। ये देखिएगा ये था आपका एक्वस और चेंज हो गया बेचारा सॉलिड में। तो ये अभिक्रिया हुआ ऑक्सीकरण का और ये हुआ अपचयन का। आप देख लीजिए यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है, जिसमें इलेक्ट्रॉन के ग्रहण करने की प्रवृत्ति होती है, वो क्या होता है, कैथोड। ऑक्सीकरण अपचयन की अभिक्रिया होती है। और जो इलेक्ट्रॉन का दान करता है उसमें क्या होती है, ऑक्सीकरण की प्रवृत्ति होती है। क्लियर हुआ? इतना समझ में आया? बहुत अच्छा। तो फिर से देखिएगा यहाँ पे जो जिंक है 2 इलेक्ट्रॉन का दान किया है, तो इस पे ऑक्सीकरण की क्रिया हुआ है, तो आप इसको आधे को बोल सकते हैं ऑक्सीकरण अर्ध अभिक्रिया। क्लियर? और ये वाला जो है इसको बोल सकते हैं अपचयन अर्ध अभिक्रिया। स्पष्ट हुआ? अब आगे देखिएगा यहाँ से जिंक ने 2 इलेक्ट्रॉन को दान किया है, तो जिंक आयन बन करके किस में आया है, विलयन में आया है। तो इसका थोड़ा सा डायरेक्शन देख लीजिएगा। और यहाँ से कॉपर आयंस गया है इनका स्वागत करने के लिए, यहाँ से ये वाला कॉपर आयन जाएगा Cu आयन। ध्यान देंगे जैसे जैसे जिंक अपने इलेक्ट्रॉन को दान करता जाएगा तो इसकी जो छड़ है धीरे धीरे क्या होती जाएगी, इसकी छवि समाप्त होती जाएगी। और यहाँ पे कॉपर की इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता जाएगा तो ये छड़ पे ये जो कॉपर सॉलिड है तो ये अवस्थित होता जाएगा और कुछ समय बाद ये कॉपर बहुत मोटा हो जाएगा। और ये जो छड़ है धीरे धीरे क्या होता जाएगा, क्षय होता जाएगा। तो ये बेचारा इस पर आ जाएगा, जिसमें यहाँ पे क्या आ जाएंगे, इलेक्ट्रॉन के अत्याचार बढ़ जाएगा। इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाएंगे और यहाँ से इलेक्ट्रॉन आएगा और कॉपर इसको ग्रहण करता रहेगा और इस पे क्या हो जाएगी, मोटा हो जाएगा छड़। और कुछ समय बाद ये पूरी इसकी छवि समाप्त हो जाएगी, तो इसमें धारा का प्रवाह बंद हो जाएगा। स्पष्ट? लेकिन एक नेचुरल बात है कि जब इसकी नेचुरल से वास्तव में इसकी छवि समाप्त हो जाए तो हमें कोई समस्या नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन वैसे होगा तो हम लोग क्या करेंगे, इसका फिर कोई ना कोई उपाय सोचा जाएगा। तो एक बात ध्यान देंगे कि ये तो रहा एनोड और ये रहा कैथोड। अब हम देखते हैं कि किस पर पॉजिटिव आता है, किस पर निगेटिव। तो ध्यान दीजिएगा इलेक्ट्रॉन कहाँ से जाते हैं, इस विलयन से निकल करके, इस छड़ से निकल करके इस छड़ में जाते हैं। तो इलेक्ट्रॉनों की जो प्रवाह है इस डायरेक्शन में, तो धारा किधर प्रवाहित होगी, इलेक्ट्रॉनों के विपरीत दिशा में। तो ध्यान रखेंगे इलेक्ट्रॉन की विपरीत दिशा, इलेक्ट्रॉन इधर चल रहे हैं तो धारा की दिशा किधर होगी, इधर। तो लिखेंगे धारा की दिशा। क्लियर? स्पष्ट है ना? अब देखेंगे तो इलेक्ट्रॉन किधर जाते हैं, प्लस की ओर जाते हैं ना। तो अब ये बतलाइए इस पे कौन सा चार्ज आएगा, प्लस। और धारा किधर प्रवाहित होती है, तो इलेक्ट्रॉन प्लस की ओर जा रहे हैं तो ये वाला सिरा क्या होगा, माइनस। अब वैसे भी आप जानते हैं कोई भी बैटरी होता है तो उसमें 2 प्लेट लगे होते हैं, एक प्लस होता है दूसरा माइनस होता है। तो धारा किधर प्रवाहित होती है, प्लस से माइनस की ओर। तो देखिए धारा की दिशा प्लस से माइनस की ओर, इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह की दिशा माइनस से प्लस की ओर। इस तरीके से आपको क्लियर हो गया कि एनोड पे क्या होता है, ऋण आयन, और कैथोड पे क्या होता है, धन आयन।
जो आपको ये कॉन्सेप्ट है। क्लियर? तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट में। अब आगे की कहानी है सेल का निरूपण। स्टार्ट करते हैं। बता दें सेल का निरूपण। सेल को किस प्रकार से निरूपित करते हैं? तो देखिएगा इसके लेफ्ट में क्या है, जिंक है ना। लेफ्ट में क्या होता है, एनोड। एनोड हमेशा क्या होता है, ऋण आयन। और राइट में क्या है, कैथोड। और कैथोड पे क्या होता है, धन आयन। क्लियर? तो अब हमें बतलाइएगा लेफ्ट में क्या है, जिंक सॉलिड था ना, किसमें चेंज हुआ, जिंक आयन में। तो लिख देते हैं Zn सॉलिड किसमें चेंज हुआ, Zn आयंस में। क्लियर? और राइट में क्या है, कैथोड, ये वाला है। कैथोड क्या था, कॉपर आयंस था, गया इलेक्ट्रॉनों का स्वागत किया, किसमें चेंज हुआ, सॉलिड में। यहाँ बताएंगे कॉपर आयंस था, इलेक्ट्रॉनों का स्वागत किया, कॉपर सॉलिड में चेंज हुआ। बीच में क्या, ये लेफ्ट में है और ये राइट में। इसके बीच में क्या, एक लवर सेतु। तो लवर सेतु का सिंबल देखिएगा, ये है। तो इस तरीके से ये लेफ्ट में हो गया और ये राइट, बीच में क्या है, लवर सेतु। तो हम लोग सेल का निरूपण इस प्रकार से करते हैं। स्पष्ट? सेल का निरूपण लेफ्ट वाले को लेफ्ट की ओर, राइट वाले को राइट की ओर, और बीच में लवर सेतु। क्लियर हुआ? अब स्टार्ट करते हैं लवर सेतु के कार्य। लवर सेतु के कार्य देखिएगा। लवर सेतु के निम्न कार्य, जिसमें पहला कार्य ये है, पहला कार्य है परिपथ को पूर्ण करना। लवर सेतु जो है यहाँ से, यदि ये लवर सेतु न रहता तो क्या हम लोगों का परिपथ पूरा होता, क्या इसमें धारा प्रवाहित होती, नहीं। तो इसका काम क्या है, परिपथ को पूर्ण करना। लिख देते हैं परिपथ को पूर्ण करना। और दूसरा लवर सेतु का कार्य है वैद्युत उदासीनता को बनाए रखना। दूसरा है वैद्युत उदासीनता को बनाए रखना। अब यहां से देखिएगा फिगर सामने है। हमने बोला जिंक की जो छड़ है, जिंक की जो छड़ है ये इलेक्ट्रॉन का दान करती है, और कुछ समय बाद इलेक्ट्रॉन का दान करते करते ये छड़ क्या हो जाती है, क्षय हो जाती है। यानी ये छड़ क्या होता है, पतला हो जाता है, जिससे इस विलयन में जिंक आयन का अत्याचार अधिक हो जाता है। मतलब जिंक छड़ था ना, इलेक्ट्रॉन का दान करेगा तो क्या बना रहा था, Zn आयंस में। तो Zn आयंस कहाँ चले आते थे, इस विलयन में। तो बहुत कुछ समय के बाद Zn आयंस की अत्याचार अधिक हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ज़्यादा Zn आयन आ जाएंगे। और यहाँ से देखेंगे कॉपर आयंस जो होगा जाता इलेक्ट्रॉनों का स्वागत करने के लिए। करेक्ट? जब ये कॉपर आयन से इलेक्ट्रॉनों का स्वागत करता है तो यहाँ सल्फेट आयन का अत्याचार और बढ़ जाता है, नहीं बढ़ जाएगा, सल्फेट आयंस की मात्रा इसमें अधिक हो जाएगी। तो ये कॉपर आयन को अब जाने से रोकेगा, नहीं जाने देगा। और यहाँ से जिंक आयन की मात्रा अधिक हो जाने के कारण अब जिंक आयन को आने नहीं देगा। तो इलेक्ट्रॉन का प्रवाह यहाँ से नहीं हो पाएगा और यहाँ से कॉपर न जा पाएगा इलेक्ट्रॉनों का स्वागत करने के लिए। करेक्ट?
तो उस परिस्थिति में इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह बंद हो जाता है, तो धारा का बहना भी बंद हो जाए। तब फिर क्या करें, देखिएगा। तो उस सिचुएशंस में मेरा एक जो हीरो है वो उपस्थित होता है लवण सेतु। लवण सेतु जो होता है इसमें पोटेशियम क्लोराइड है, देख रहे हैं ये पोटेशियम क्लोराइड विलयन के रूप में है। तो यहाँ से ये पोटेशियम क्लोराइड देखते हैं, आपको मालूम है कि पोटेशियम पे धन आयंस और क्लोरीन पे ऋण आयंस। तब ये चलता है, यहाँ से क्लोरीन देख रहे हैं जिंक आयन की मात्रा अधिक हो जाने के कारण जिंक आयन को और आने नहीं दे रहा है। क्लियर। तो ये क्या करेगा, यहाँ से क्लोरीन आएगा जिंक आयन के पास, करेक्ट समझिएगा। और पोटेशियम जो है ये सल्फेट आयन जो था ये कॉपर आयन को अब जाने से क्या कर रहा है, रोक रहा है, नहीं जाने दे रहा है। तो अब इनको कंप्लीट करने के लिए पोटेशियम आ गया किसके पास, सल्फेट आयन के पास। तो अब देखिएगा, तो यहाँ से जिंक आयंस था 2 पॉजिटिव, ये क्या आया क्लोरीन इसके पास आया, तो Cl आयंस है तो 2 मात्रा में रहेगा और इसे क्या बना देगा, गिव्स ZnCl2 जिंक क्लोराइड। समझिएगा Zn आयंस था, क्लोरीन आयन Zn के पास आया तो दोनों मिलकर के क्या बना दिए, क्लोरीन जिंक क्लोराइड। ये किस रूप में है, सॉलिड फॉर्म में है। और ये किस में था, एक्वस फॉर्म में था। क्लोरीन किस में था, एक्वस फॉर्म में था। क्लियर हुआ। तो अब ये जो सॉलिड बन गया ये क्या करेगा, धीरे धीरे इसकी तली में जिंक और क्लोराइड मिलकर के बेचारे जमा होते जाएंगे। तो अब ये टोटल जिंक आयन सॉलिड के रूप में तली में क्या होने लगेंगे, एक लेयर से बैठने लगेंगे। क्लियर हुआ। और इसमें देखेंगे सल्फेट आयन के पास कौन आया है, पोटेशियम आया है। तो के पोटेशियम आयन और प्लस SO4 आयन, यही है ना। तो ये क्या करेगा, दोनों मिल करके क्या बनाएंगे, K2SO4 पोटेशियम सल्फेट आयन, करेक्ट। ये भी किस में आ गया, सॉलिड में। और ये भी क्या करेगा, पोटेशियम और सल्फेट आयन मिल करके इस तली में क्या होते जाएंगे, बैठते जाएंगे। और जब बैठ जाएंगे तो ये हम लोगों का स्पेस खाली हो गया, पुनः फिर से जिंक आयन इस विलयन में आने लगेंगे और इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह चालू हो जाएगा। और इसमें सल्फेट आयन फिर से बैठ गए तो ये सल्फेट आयन क्या करते हैं, कॉपर को जाने से अब नहीं रोकते हैं और कॉपर आयन फिर से इसमें जाने लगता है और इलेक्ट्रॉनों का स्वागत करने लगता है, जिससे फिर से यह क्रिया क्या होती है, चालू हो जाती है। तो अब बताइए, इसमें फिर से धारा प्रवाहित हो गया, तो इसके उदासीनता को कौन बना रखा है, लवण सेतु। तो लवण सेतु का कार्य है वैद्युत उदासीनता को बनाए रखना। स्पष्ट। अब हमें पढ़ना है सेल विभव से पहले ऑक्सीकरण और अपचयन विभव, करेक्ट। तो हेडिंग बनाइए, ऑक्सीकरण विभव मिटा दें। ऑक्सीकरण विभव और दूसरा है अपचयन विभव। ऑक्सीकरण विभव यानी जिसमें इलेक्ट्रॉन के दान करने की प्रवृत्ति होगी, यानी किसी इलेक्ट्रोड का जो विलयन होगा ना, उस विलयन में इलेक्ट्रॉन के जो दान करने की प्रवृत्ति होगी इलेक्ट्रोड के, उस इलेक्ट्रोड के इलेक्ट्रॉन की जिसको दान करने की प्रवृत्ति होगी, तो उस इलेक्ट्रॉन के दान करने की प्रवृत्ति को जो मापने वाला जो हमारा क्या है, राशि है, उस राशि का क्या नाम है, ऑक्सीकरण विभव। क्लियर। जैसे इस विलयन में जिंक का छड़ लिए थे, जिंक सल्फेट के विलयन में रखे थे, तो यहाँ से जिंक कितने इलेक्ट्रॉन का दान कर रहा था,
2 इलेक्ट्रॉन का दान कर रहा था। क्लियर ना। तो इस पर विभव क्या है, ऑक्सीकरण विभव कहलाएगा। यानी कि इलेक्ट्रॉन के जो दान करने की जो प्रवृत्ति है, जो माप है, इसको मापने वाला कौन सा राशि है, कौन से यंत्र है, ऑक्सीकरण विभव। क्लियर। और इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने वाली जो प्रवृत्ति होती है जिस इलेक्ट्रोड के पास, उसके विभव को, उसके माप को बताने के लिए जो विभव आपका है अपचयन विभव। क्लियर हुआ। मोटी मोटी बात में आप ये बता सकते हैं, इलेक्ट्रोड के विलयन में इलेक्ट्रॉन के दान करने की प्रवृत्ति उस विलयन की क्या कहलाती है, ऑक्सीकरण विभव। और इलेक्ट्रोड के विलयन में इलेक्ट्रॉन के लेने की या ग्रहण करने की प्रवृत्ति क्या कहलाती है, अपचयन विभव कहलाती है। जैसे में यहाँ पे जेडियन सॉलिड था ना, क्या किया, जेडियन आयंस में चेंज हुआ कब, जब 2 इलेक्ट्रॉन का दान किया तब। इसमें जिंक इलेक्ट्रोड 2 इलेक्ट्रॉनों का दान किया है। इसी प्रकार यदि कोई अन्य सॉलिड ले लेते हैं M, तो ये भी क्या करेगा, N इलेक्ट्रॉन का दान करेगा। तो इस पे कितने आयंस आएंगे, N चार्ज आएंगे। तो क्या लिखेंगे, M पे N पॉजिटिव और N इलेक्ट्रॉन का दान किया। एक बात ध्यान देंगे, ये आपका सॉलिड है, ये किस में चेंज हो गया, एक्वस में, और ये भी किस में चेंज हुआ है, एक्वस में। क्लियर। इसी प्रकार अपचयन विभव, अपचयन विभव में कॉपर आयंस था, ये 2 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया और क्या बना दिया, कॉपर आयन सॉलिड। ठीक है, ये एक्वस में था और ये किस में बदल गया, सॉलिड में। क्लियर ना। उसी प्रकार यदि हम कोई धातु आयंस ले लें M N पॉजिटिव, तो ये क्या करेगा, N इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा और ये अपने आप में सॉलिड बन जाएगा। तो ये क्या रहा, एक्वस, और ये किस में चेंज हो गया, सॉलिड में। बात ये समझिएगा, ऑक्सीकरण विभव इलेक्ट्रॉन के दान करने की प्रवृत्ति की माप है। अपचयन विभव इलेक्ट्रॉन के ग्रहण करने की प्रवृत्ति की माप है। तो अब इन दोनों की मापों में एक बात आ जाती है कि कोई एक स्टैंडर्ड कंडीशन रख दें, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, मानक इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। यानी एक स्टैंडर्ड कंडीशन पे बात करें, एक स्टैंडर्ड माप की बात करें, तो उस स्टैंडर्ड माप को हम लोग क्या कहते हैं, मानक इलेक्ट्रोड विभव। तो ध्यान से देखेंगे, स्टैंडर्ड का मतलब है कि किसी टेम्परेचर को निश्चित कर दिया जाए। चलिए, हमने मान लिया कि किसी विलयन का इलेक्ट्रोड का जो विभव है उसको 298 केल्विन पे ले लिया और उस विलयन की सांद्रता कितना ले लिया, 1 मोल प्रति लीटर। तो इस प्रकार के विलयन में, यानी किसी इलेक्ट्रोड के विलयन की मोलर सांद्रता 1 मोल प्रति लीटर हो, कितने ताप पर, 298 केल्विन ताप पर, तो उसमें इलेक्ट्रॉन के दान करने या ग्रहण करने की जो प्रवृत्ति की माप है उसे हम लोग क्या कहते हैं, मानक इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहते हैं। क्लियर हुआ। फिर से देख लीजिएगा, मानक इलेक्ट्रोड विभव किसी एक अर्ध सेल में 298 केल्विन ताप पर 1 मोल प्रति लीटर सांद्रता वाले विलयन में इलेक्ट्रॉन के ग्रहण करने या त्याग करने की प्रवृत्ति की जो माप होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, मानक इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। तो आप मानक इलेक्ट्रोड विभव की डिफिनीशन लिख लेंगे।
मानक इलेक्ट्रोड विभव। मानक इलेक्ट्रोड विभव को हम लोग ई नॉट से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? ई नॉट से डिनोट करते हैं। यदि इसमें आपको मानक अपचयन विभव हो और मानक ऑक्सीकरण विभव हो तो हम लोग कैसे दिखाते हैं? यदि आपका मानक ऑक्सीकरण विभव होगा तो इसे ई नॉट ऑक्स से डिनोट करेंगे। ऑक्स का मतलब ऑक्सीडेशन, ऑक्सीकरण हो गया। और मानक अपचयन विभव निकालना होगा तो उसे किससे डिनोट करेंगे? ई रेड से डिनोट करेंगे, नॉट। अब ये बात ये है कि कुछ बच्चे इससे डिस्टर्ब होते हैं कि सर ये यू ई नॉट, नॉट का मतलब NOT, नॉट नहीं है, तो फिर क्या है? ये नॉट जो है, ये नॉट NAUGHT नॉट, ये NOUGHT, ये नॉट है। क्लियर? तो ध्यान रखेंगे। मानक अपचयन विभव को किससे डिनोट करेंगे? ई नॉट रेड से। मानक ऑक्सीकरण विभव को किससे डिनोट करेंगे? ई नॉट ऑक्स से। और मानक इलेक्ट्रोड विभव को तो आपको मालूम ही है कि ई नॉट से डिनोट करते हैं। स्पष्ट? अब हेडिंग बनाइएगा सेल विभव। सेल विभव। सेल पोटेंशियल। देखिएगा सेल विभव क्या होता है? किसी सेल के दोनों इलेक्ट्रोडों या दोनों विभवों, दोनों इलेक्ट्रोड के विभवों के अंतर को क्या कहते हैं? सेल विभव कहते हैं। और सेल विभव को ही हम लोग क्या कहते हैं? विद्युत वाहक बल। सेल का विद्युत वाहक बल, जो हम लोगों को फिजिक्स में भी मिलेगा पढ़ने के लिए, चैप्टर नंबर 3 में, सेल का विद्युत वाहक बल। तो सेल के विभव को ही हम लोग क्या कहते हैं? सेल विभव। अब बात यह है कि जब सेल को उपयोग में नहीं लिया जाता है तो उसका जो सेल विभव होता है वो विद्युत वाहक बल कहलाता है। अब जैसे ही इसको उपयोग में लिया जाएगा तो सेल धीरे धीरे क्या होने लगता है? डिस्चार्ज होने लगता है, इसका विभव घटने लगता है। राइट? तो ध्यान देंगे। आप इसके सेल विभव की डिफिनीशन लिख लेंगे। क्या लिखेंगे? लिख लीजिए। सेल के दोनों इलेक्ट्रोडों के विभवों के बीच के अंतर को सेल विभव कहते हैं या सेल का विद्युत वाहक बल कहते हैं। जो सेल का विद्युत वाहक बल या सेल का विभव होता है इसको ई सेल से डिनोट करते हैं। और ये होता है, याद रखेंगे, ई रेड, ई रेड माइनस ई ऑक्स। अब अपचयन विभव में से ऑक्सीकरण विभव को घटा देते हैं कि क्या मिलता है? सेल का विभव। यदि इसको एक स्टैंडर्ड कंडीशन पे रखेंगे यानी मानक इलेक्ट्रोड विभव निकालेंगे तो क्या होगा? लिख देते हैं सेल का मानक इलेक्ट्रोड विभव। क्लियर हुआ? सेल का मानक इलेक्ट्रोड विभव क्या होगा? ई सेल को नॉट से डिनोट करेंगे, इज इक्वल्स टू ई रेड, क्या हो जाएगा? नॉट माइनस ई ऑक्स। स्पष्ट? तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं? सेल के मानक इलेक्ट्रोड विभव को डिनोट करते हैं। ये रहा आपका सेल विभव। अब इसमें समस्या ये है कि जो सेल विभव के मान होते हैं 3 वैल्यू आते हैं। जो सेल विभव के, सेल के विद्युत वाहक बल के जो मान होते हैं वो 3 ठे होते हैं। देखिएगा,
सेल के सेल विभव के मान कितने होते हैं? 3 वैल्यू होते हैं, ध्यान से देखेंगे। एक होता है 0, कितना होता है? 0। दूसरा होता है पॉजिटिव, तीसरा होता है नेगेटिव। तो देखिएगा, जब सेल का मान 0 है, जब सेल का मान 0 है तो 0 कब हो सकता है? इस फार्मूले को देखेंगे या इस फार्मूले को देखेंगे तो ई रेड की वैल्यू ई ऑक्स के क्या होगी? बराबर होगा। तो उस परिस्थिति में आपके सेल की वैल्यू 0 होगा। तो उस सिचुएशंस में उसमें कोई धारा प्रवाहित नहीं होगी। क्लियर हुआ? तो जब सेल का मान 0 होगा, सेल का विभव 0 होगा, तो इसमें कोई धारा प्रवाहित नहीं होगी, कोई धारा प्रवाहित नहीं होगी। स्पष्ट? दूसरा, जब सेल का मान प्लस हो, तो सेल का मान प्लस कब आएगा? जब ई रेड ग्रेटर होगा ई ऑक्स से, ई रेड ग्रेटर होगा ई ऑक्स से। तो इस परिस्थिति में देखिएगा, ई बड़ा है, ई रेड का मतलब अपचयन की क्रिया हो रही है, और ये ई ऑक्स का मतलब ऑक्सीकरण विभव है। तो जब अपचयन विभव का मान अधिक होगा ऑक्सीकरण विभव से, तो उस परिस्थिति में ये इलेक्ट्रॉन को क्या करता है? अपचयन ग्रहण करता है ना। तो जब ये इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा तो उस परिस्थिति में बैटरी क्या होगी? डिस्चार्ज होगी ना। तो यहाँ पे क्या होगा कि इस परिस्थिति में आप बता सकते हैं कि डिस्चार्ज होता है। सेल क्या होता है? सेल डिस्चार्ज होता है, डिस्चार्ज होता है। यानी सेल किसके काम, यानी सेल जो है काम में लिया जा रहा है, सेल को काम में लिया जा रहा है। अब बात ये तीसरी की आती है जो है निगेटिव। तो निगेटिव कब होगा? जब ई ऑक्स का मान यानी ऑक्सीकरण विभव अधिक होगा अपचयन विभव से। तो ई ऑक्स इज ग्रेटर देन ई रेड। तो उस सिचुएशंस में क्या इसमें धारा प्रवाहित होगी? ऑक्सीकरण विभव का मान अधिक है, अपचयन विभव का मान कम है। तो इस परिस्थिति में वो जो सेल है वो क्या हो रहा है? चार्ज हो रहा है। सेल क्या हो रहा है? चार्ज हो रहा है। तो आप बता देंगे कि सेल क्या हो रहा है? चार्ज हो रहा है, चार्ज हो रहा है। वैसे भी समझ जाइए कि ऑक्सीकरण जब अधिक होगा, ऑक्सीकरण विभव जब अधिक होगा, अपचयन विभव कम होगा, तो इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह उल्टा होने लगेगा ना। तो इलेक्ट्रॉनों का जब प्रवाह उल्टा होगा तो बैटरी क्या होती है? चार्ज होती है। स्पष्ट हुआ? तो इतना था हम लोगों का लॉजिक कॉन्सेप्ट आज के टॉपिक में। क्लियर हुआ? आपने क्या पढ़ा? ऑक्सीकरण विभव, अपचयन विभव, और उसके पढ़े स्टैंडर्ड फॉर्म में यानी मानक इलेक्ट्रोड विभव। मानक इलेक्ट्रोड विभव एक निश्चित टेम्परेचर पे होता है, जो हमने टेम्परेचर लिया 298 केल्विन, और उसके लिए सांद्रता कितनी होनी चाहिए? 1 मोल पर लीटर होनी चाहिए। उस विलयन में जो आपके इलेक्ट्रॉन के त्यागने या इलेक्ट्रॉन के ग्रहण करने की प्रवृत्ति होगी वो क्या कहलाएगा? उस माप को मानक इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। स्पष्ट हुआ? और सेल विभव ये दोनों विभवों का अंतर। कौन से दोनों विभव? ऑक्सीकरण विभव और अपचयन विभव, एनोड और कैथोड। क्लियर? तो बहुत अच्छा, धन्यवाद। बने रहिए मेरे साथ इसी तरीके से अच्छी वीडियो पाने के लिए, और अपने छोटे भाई का सहयोग करते रहिए ताकि छोटा भाई भी आपका आगे बढ़ता है। अर्थात इस सहयोग के लिए सिर्फ आप लोगों को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना होगा।
थैंक्स यू सो मच।